सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है? 21 लाख बच्चे आप टेस्ट देते हो और 20,000 वाले बच्चे को कहीं कॉलेज मिलता है, 1% है, बाकी 99% खा गया। वो कहाँ जाएगा? इसके बारे में कौन सोचेगा? हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं आए हैं यहाँ पे, आईएएस आईपीएस ही बनकर के जीवन नहीं चलाना है। आपने जो क्वेश्चन अभी किया, हम एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, नई चीजें डेवलप कर सकते हैं। आज एआई का जमाना आ गया है, तो आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं। वो सारी चीजें आप बच्चों को सिखाएं और बताएं कि दुनिया पे कैसे आप राज कर सकते हो। अब ऐसे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन में, देखा देखी पैसा कमाने के लिए या पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए या फिर सोशल मीडिया पे लाइक बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जो शिक्षक और छात्र के संबंधों को कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मार्क पे ला रहा है कि हम ऑनलाइन पढ़ाएं ऑफलाइन पढ़ाएं। बट वो जो परंपरागत जो भारतीय संस्कृति हमारी रही है, जिसके लिए हम विश्व गुरु कवि थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक स्थान प्राप्त किया, जो गुरुकुल की परंपराएं हमारे यहाँ रही है, उसको आप कहीं से अगर डिस्टर्ब करते हैं तो वो खतरनाक हो सकता है सोसाइटी के लिए भी। क्योंकि कैसे बच्चे तैयार कर रहे हैं आप, जो एक दहलीज को क्रॉस कर रहा है आपके रिलेशन के साथ, आप उनके साथ दहलीज क्रॉस कर रहे हैं। इस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। हेलो एवरीवन, दिस इज शोएब आफ्ताब। आज के एपिसोड में हमारे पास है, हमारे पॉडकास्ट में जो हमारे साथ आज गेस्ट आए हुए हैं वो है गोल के मैनेजिंग डायरेक्टर विपिन सर। विपिन सर, हम जो है काफ़ी टाइम से एसोसिएटेड है, हम लोग एक दूसरे के साथ काफ़ी सारे प्रोग्राम्स काम करे। मैंने वहाँ पे गोल में सेमिनार भी अटेंड किया था। तो आज की जो गेस्ट है सर अपनी जर्नी के बारे में बताएंगे और थोड़ा बहुत गोल के बारे में, कैसे उन्होंने गोल स्टार्ट किया। आज का जो पॉडकास्ट नीट बेस्ड ज़्यादा नहीं होगा, थोड़ा बहुत नीट के टिप्स वगैरह भी हम डिस्कस करेंगे, बट मेनली किस तरीके से उनकी जर्नी रही, मेनली गोल की किस तरीके से जर्नी रही, और एस्पायरिंग जो, क्योंकि हमारा चैनल जो है थोड़ा सा बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप तरफ फोकस्ड ज़्यादा है, तो इस चैनल पे हम क्या करेंगे, इस टाइप के जितने भी टिप्स हैं जो सर आज बताएंगे वो आपको आज बताने वाले हैं। तो सर, आप कुछ बताना चाहेंगे कैसे आप? स्वयं पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहूँगा, आपकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा। थैंक यू। सही इनिशिएटिव आपने लिया है, ये टैलेंट है आपके अंदर, आपकी टीम के अंदर, जो इतने सुंदर इनिशिएटिव आपने लिया है और बच्चों को इससे फ़ायदे हो रहे हैं। मुझे याद है जब से आप गोल से जुड़े हैं, वैसे तो एक बहुत पुरानी जर्नी रही है गोल और एम्स वाले बच्चों के साथ, लेकिन आपकी टीम का जब से जुड़ा हुआ है गोल के साथ, तो बच्चों में एक खासा उत्साह रहता है कि टॉपर से कैसे और कब मुझे बात करना है। और बहुत सही तरीके से आपने उन सब लोगों को गाइड भी किया है। तो मैं समझता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं ये टुवर्ड्स सोसाइटी है, और वो सोसाइटी को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। बच्चों के अंदर अगर अवेयरनेस आप डेवलप करते हो और उन्हें सही रास्ते पे कैसे और कब क्या अपने आप को संभालना है, कैसे संभल कर चलना है, और कैसे अपने सपने को साकार कर सकते हैं, अगर ये बातें आप सोच रहे हो उनके लिए, जिसने पहली बार इतिहास बनाया, आपने 720 आउट ऑफ 720 स्कोर किया, तो मैं समझता हूँ कि इतनी सारी चीज़ें होने के बाद एक नए टैलेंट्स को मैंने आपके अंदर देखा है कि इतना अच्छे इनिशिएटिव आपने लिया है कि बच्चों को कैसे मोटिवेट किया जाए, कैसे उनके सपने तक उन्हें पहुंचाया जाए, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें 21 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं उसे कितना आसान कैसे बनाया जाए। तो ये निश्चित रूप से आप लोग सोसाइटी के लिए एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है आप लोगों का, और मैं अप्रिशिएट करता हूँ और बधाई देता हूँ आप लोगों को। अब गोल की बात अगर कहें तो गोल की शुरुआत तो 26 साल पहले हुआ था, 97 की बात है। मैं बताऊँ आपको, थोड़ी ऐसी कहानी आपने छेड़ा है जो कहीं ना कहीं से मुझे पुरानी दिनों में मुझे हमेशा खींच कर लेकर चला जाता है। तो कहानी कुछ 97 के दशक दौर की बात, अगर 90 के दशक की बात करें तो एक समय था जब, अगर बिहार की बात करें, बिहार और झारखंड एक ही हुआ करता था उस ज़माने में। और वैसे तो बिहार के बच्चे पढ़ाई लिखाई करने में बहुत अव्वल रहे हैं, इसके पीछे एक बड़ा लॉजिक है उसका। जो डेमोग्राफिक सिचुएशन और जोग्राफिकल कंडीशंस आप देखेंगे तो एक तरफ बाढ़ है, दूसरी तरफ सुखाड़ है। जब झारखंड हुआ करता थोड़ा खनिज मिलता भी था, अब तो ये अलग हो गया, तो अब कुछ है नहीं बिहार के पास। तो बिहार के बच्चों के पास है क्या? पढ़ाई के अलावा कुछ भी नहीं है, आप समझ सकते हैं। और जो भी सपना देखा है बच्चों ने कि मेरे पास भी एक बड़ा सा घर होना चाहिए, एक गाड़ी होनी चाहिए, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा होना चाहिए, जो आज के युग में, आज के दुनिया में, आज के चीज़ों को देखकर इंस्पायर्ड हो रहे हैं बच्चे, उसे पाने के लिए बिहार के बच्चों के पास तब भी नहीं और आज भी नहीं है पढ़ाई के अलावा, सिर्फ पढ़ाई ही है। तो तब भी पढ़ाई के लिए इतने ज़्यादा मोटिवेशंस होते थे बच्चों के पास, आज भी है। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या होता है कि बिहार के बच्चों को कैसे आगे बढ़ना है, ये चीज़ों की जानकारी नहीं मिल पाती है। अब चूंकि सोशल मीडिया का ज़माना है, इस माध्यम से लोग जुड़े हैं, आप जैसे लोगों से, आप जैसे खास जो बच्चे, जो बच्चों के लिए आप कह सकते हैं कि एक अलग इंस्पिरेशन होता है आप लोगों से मिलना, आप लोगों की बातों को सुनना। तो आप जैसे बच्चों से मिलकर जब कुछ सीखते हैं वो,
तो अब थोड़ा सहजता है, पहले इतने सहज नहीं हुआ करता था। तब हमने 90 के दशक में जब चीज़ें चल रही थी, 97 में हमने शुरुआत की, और शुरू करने की भी एक लंबी कहानी है। कहीं ना कहीं से बिहार, जिसके लिए कल जाना जाता था, तो नक्सल प्रभावित हमारा क्षेत्र था जहाँ से हम आते हैं। मैं तो गया डिस्ट्रिक्ट से आता हूँ, एक छोटे से गांव से, बहुत छोटा गांव है हमारा, बहुत कम पॉपुलेशन आज भी है वहाँ, क्योंकि वहाँ के लोगों का पलायन हो चुका है, बाहर में कमाने खाने के लिए बाहर चले गए हैं। और मेरी भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी कि बचपन से मैं पिताजी के साथ था और गांव में पला बढ़ा कुछ दिनों तक, और बाहर जाकर फिर पढ़ाई होने लगी। बिहार के ही उस गया डिस्ट्रिक्ट के आसपास में अलग अलग ब्लॉक लेवल के शहर में, हम छोटे कस्बे में मैंने पढ़ाई किया था। तो नक्सल से प्रभावित क्षेत्र रहा है, और चूंकि किसान से, पैसे से किसान तब भी थे, आज भी हैं, और किसान कहना मुझे अपने आप को आज भी गर्व महसूस दिलाता है। तो पहले हुआ करता था कि जमीन जायदाद जिनके पास ज़्यादा है तो नक्सल से अननेसेसरी फाइट होता रहता था। इस बीच में हम लोगों ने कुर्बानी भी दी है, हमारे भाई साहब का उसमें मर्डर भी होता है, उसमें हमने अपनी पढ़ाई छोड़कर फिर आर्म्स लेकर, फिर बहुत सारी कहानी है। हम पुरानी चीज़ों में नहीं जाना चाहते, एक दो जगह चैनल्स पे आया था ये कहानी, लेकिन हकीकत है ये कि हम आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं कि वो जो दिन था मेरा, जहाँ से हम निकले, कि एक तरफ 10th जैसे ही मैंने पास किया और बड़े सपने देखकर लेकर कि पटना के साइंस कॉलेज में मुझे एडमिशन मिलना है, और साइंस कॉलेज तब का कैम्ब्रिज था, बिहार झारखंड का एक इकलौता ऐसे कॉलेज की बात मैं कर रहा हूँ जिसमें हर बच्चे का एडमिशन लेना सपना हुआ करता था। तो उस स्कूल में, सॉरी उस कॉलेज में हमें एडमिशन लेना था। ठीक है, मार्क्स अच्छा आया था, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा मार्क्स हमने ऑब्टेन किया था, तो संभावना भी थी। लेकिन बीच में जब हादसा हुआ और हम पढ़ाई से दूर होते चले गए, कहीं ना कहीं से लड़ाइयाँ प्रतिष्ठा बचाने के लिए, या फिर सम्मान के लिए, या फिर अपने जो वजूद है उसे बचाने के लिए आप फाइट करते हो, तो ये फाइट में अनवांटेड चीज़ें थी हमारे लिए, बट इन्वॉल्व होना पड़ा, और काफ़ी वक्त निकल गया मेरा, बहुत मुश्किल से। फिर वहाँ से किसी तरीके से पिताजी के ही समझाने पे आए, गया होते हुए फिर पटना आए, पढ़ाई शुरू हुई, कोचिंग शुरू हुआ, और कोचिंग में मैंने देखा कि पढ़ाई हो रही है, मैराथन हो रहा है, दौड़ रहे हैं हम, हर टीचर आ रहे हैं अपने अपने सब्जेक्ट पढ़ाते हुए, 6 महीने में पूरे सिलेबस यूं फिनिश हो गया। अब 2 वर्ष का कोर्स है साहब, 11th-12th का, और तब की बात मैं कर रहा हूँ, 1991 की बात कर रहा हूँ। और उस जमाने में तो आप ऐसे समझे कि 11th-12th से तो कुछ आना नहीं था, 40-50% थी बाहर के क्वेश्चन 11th-12th के अलावा, जो उस समय इंटरमीडिएट हुआ करता था, ISC कहते थे हम, और ग्रेजुएशन के कोर्स से, और पीजी करने वाले बच्चे भी पीजी करके आते थे तैयारी करने के लिए। ये उस समय की स्थिति थी। 11th-12th करके गए, वहाँ पे मैराथन हुआ, जैसे तैसे क्लासेस निकल गए, कुछ समझ में आया, बहुत कुछ नहीं समझ में आया, क्योंकि पहले ही मेरी पढ़ाई छूटी हुई थी लगभग 6-8 महीने। टफ था मेरे लिए। खैर आगे बढ़ती है बात, आगे चलता है। और जब एग्जामिनेशन का दौर आया तो पहले साल तो कुछ ऐसे ही निकल के चला गया। नेक्स्ट ईयर के लिए बहुत मेहनत किया हम लोगों ने, महीने महीने दिन तक घर में कैद रहते थे अपने कमरे में, बाहर नहीं निकलते थे। लेकिन मुझे पता चला कि कुछ ही महीनों की मेहनत ने मुझे एक बहुत अच्छा रेंज पे, बहुत अच्छा लेवल दिया। हम अपने दोस्तों के साथ डिस्कशन करना, उसके साथ मिलकर बैठ कर पढ़ना, फिर आपस में टेस्ट वगैरह लेने की व्यवस्था खुद से करना, ये सब चलता रहा। रिजल्टेंट क्या आया? रिजल्टेंट ये आया कि सबों की तैयारी बहुत अच्छी हो गई। अनफॉर्चुनेटली उसी बीच में ऐसा होता है कि हमारे यहाँ फिर से एक चैलेंज आया। हमारे एक हॉस्पिटल का चक्कर लग गया, जिसमें 3 महीने तक मुझे हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा अपने घर वाले के कारण। हमारी सिस्टर थी, उसकी ऐसी बीमारी लग गई कि हमें उनके लिए हॉस्पिटल रहना पड़ गया। पढ़ाई छूट गई एग्जामिनेशन से कुछ दिन पहले। अब 15 दिन का समय मिलता है आपको एग्ज़ाम में जाने के लिए। 15 दिन में आप क्या ही कर सकते हैं, रिवीजन नहीं होता है और 2 नंबर से पीछे रह जाते हैं। तो वो सिचुएशन था जब सारे आपके दोस्त निकल जाते हैं, आप अकेले बच जाते हो, तो डिमोरलाइज हो जाता है, कॉन्फिडेंस गिरता है, संभालने वाला कोई नहीं होता है। कुछ ऐसी स्थिति मेरे साथ भी थी। तो पिताजी को जब पता चला कि सिलेक्शन इसका नहीं हुआ, इनके मित्रों का हो गया है, तो डांट पड़ी बड़ी, क्यों नहीं हुआ। अब वो ये समझने को तैयार नहीं थे कि 3 महीने डिस्टर्ब हैं, क्योंकि पेरेंट्स कई बार आपसे उम्मीद करते हैं, आप खरे जब नहीं उतरते हैं तो वैसे कंडीशन में पेरेंट्स का एक अलग सोच आपके सामने आता है। और तब हमारे पेरेंट्स तो पुराने जमाने के थे, अलग सोच वाले थे, तो डर भी होता है डर भी होता है, अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते। और हर बच्चा जो समझदार होता है, जो रिस्पॉन्सिबल बच्चा होता है, वो चाहता है कि हम अपने पेरेंट्स पे अननेसेसरी लोड बर्डन और उनको दुखी ना करें। हाँ, कुछ बच्चे बगैर इसका सोचे कुछ अपने एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, अलग बात है। लेकिन बचपन से पिताजी के साथ रहा था तो ट्रेनिंग बड़ी गुरुकुल का ट्रेनिंग मिला था हम लोगों को, बहुत हार्ड हमारे पेरेंट्स थे, तो बहुत स्ट्रिक्ट थे।
तो उसके बाद कहानियाँ बहुत है लंबी, लेकिन हाँ ये हुआ कि सिलेक्शन ना होने के बाद क्लास लगी मेरी, फिर वहाँ से मैं निकला, मैंने सोचा सिविल सर्विसेज की तैयारी कर लूँ, आगे बढ़ा फिर। लेकिन मेरे दिमाग में एक बात पीछे से बैक ऑफ द माइंड चल रहा था कि क्या कर सकते हैं। इतने दिन लंबे समय तक तैयारी लोगों का होता है, मेरा भी 2-3 साल हो गया था, फिर से अगर ऐसे में सिलेक्शन नहीं हुआ है तो पीछे मुड़कर देखना, फिर नए रास्ते को सेलेक्ट करना, ये बहुत चैलेंजिंग था। इन बिटवीन मेरे दिमाग में एक आया कि पूरे इंडिया में प्रिपरेशन के लिए क्लास कराने वाले टीचर्स अनगिनत हैं, बहुत हैं, और बहुत काबिल टीचर, बहुत अच्छे योग्य टीचर हैं, लेकिन जो पढ़ाई होता है ना बच्चों का, वो पढ़ाई को परसेंटेज में बदलने का कोई टेक्निक जो होना चाहिए वो उनके पास था नहीं, क्योंकि नॉलेज देने वाले थे। और सिलेक्शन के 2 पहलू हैं, नॉलेज गेन करना और नॉलेज को गिवन टाइम में उसे एग्जीक्यूट करना, डिलीवर कर देना। ये आप तो मानते होंगे, आप जानते बहुत कुछ हैं, लेकिन यदि 3 घंटे 20 मिनट में आपने अपने नॉलेज को डिलीवर नहीं कर सका तो फिर आपके सारे जाने हुए बेकार हैं। और एक नहीं हजारों बच्चे ऐसे हैं जो सक्षम हैं, एग्जाम हॉल में क्वेश्चन गलत करते हैं, घर आने के बाद उनका सॉल्व हो जाता है, सिली मिस्टेक्स होते हैं, इतने सारे क्वेश्चन उसके गलत हो गए। ये सारी चीजें हमारे जमाने में भी था। हमने देखे कि इतने सारे शिक्षक हैं, पढ़ाने वाले बहुत अच्छे हैं, योग्य हैं, लेकिन उन बच्चों को ये कब कैसे पता चलेगा कि हमारी तैयारी है कैसी। तब हमने एक प्रयोग किया था पहली बार, पूरे इंडिया का वो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था, टेस्ट सीरीज। ओके, तो इससे पहले मतलब टेस्ट सीरीज का कॉन्सेप्ट नहीं था? मैंने तो कहीं नहीं, एक ब्रिलियंट ट्यूटोरियल और एक अग्रवाल क्लासेस का टेस्ट होता था, मैं बहुत ढूंढता था उस समय कि कोई सीरीज करके चले ऐसा, जहां पे हम अपनी तैयारी को जांच सके कि कहाँ हमारी तैयारी में लैकिंग है, कहाँ कमी हो रही है। ढूंढते रहते थे, नहीं मिलता था। अपने दोस्तों के साथ हम लोग खुद से क्वेश्चन सेट करते थे और आपस में सप्ताह के अंत में हम लोग बैठते थे वीकेंड पे, और फिर आपस में एक दूसरे से क्वेश्चन शेयर करके हम लोग सॉल्व करते थे, फिर पार्टी वार्टी चलता था। ये सब बड़ी लंबी कहानी है, मैंने वहां से सीखा कि अपने दोस्तों के साथ बैठ के काम करने का, तो उस जमाने में नहीं था। तो टेस्ट सीरीज जैसे ही हमने लाया, लोगों को तो समझ में नहीं आया था। ब्रिलियंट ट्यूटोरियल का एक टेस्ट होता था पूरे साल में, मॉक टेस्ट के नाम से, और अग्रवाल क्लास का भी एक टेस्ट होता था। तो एक टेस्ट से कितना बच्चा सीख पाएगा, और रिजल्ट आने में महीनों लग जाते थे। तो इन सारी कमियों को हमने सिलेक्ट किया, समझा, और इसके बाद हमने टेस्ट का एक सीरीज शुरू किया। और पहले साल जो हमें कामयाबी मिली वो बिल्कुल अनबिलीवेबल, जो हमें भी विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने बच्चे अच्छा कर जाएंगे। और अंडर 100 ऑल इंडिया में और BHU जैसा मेडिकल कॉलेज मिल जाना उस समय, ये बहुत बड़ी बात थी। और वो मिला मुझे पहले ही साल 98 में, और उत्साह बढ़ा। उसके बाद बनारस में हम लोगों ने अगले कदम बढ़ा दिया, नेक्स्ट उसके बाद बोकारो चले गए झारखंड में। उसके बाद तो फिर सिलसिला जारी रहा, फिर दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद, इसके बाद रांची, बोकारो के बाद धनबाद, जमशेदपुर, फिर छत्तीसगढ़ तक, कुल 18 ब्रांच के साथ काम करने लगे। तो मतलब अभी जैसे टेस्ट सीरीज एक बहुत इंटीग्रल पार्ट बन चुका है प्रिपरेशन का। लोग मतलब सारे इंस्टीट्यूट्स में से मतलब कुछ ले ना ले, मटेरियल लेना ले, सोचते हैं कि पहले टेस्ट सीरीज एटलीस्ट ले लेते हैं, कुछ नहीं भी हो तो ये आप लोगों ने मतलब स्टार्ट किया था इस चीज़ को। पायनियर तो हैं, लोग नहीं जानते हो अलग बात है, लेकिन 97 के पहले का इतिहास पलट कर देख लीजिए, किन्हीं के पास टेस्ट सीरीज नहीं हुआ करता था। हर इंस्टीट्यूट के पास टेस्ट होते थे, जो इंटरनल टेस्ट होता था। हमने ये कहा कि आप पढ़ाई कहीं भी करो, टेस्ट मेरे यहाँ कर दो। मेरे ये सिलेबस है, मैंने पार्ट सिलेबस पहले फिक्स किया, एक पार्ट सिलेबस 1, 2, और ये दोनों के फिर कंबाइंड फ्लैशबैक, फिर 2 सिलेबस, फिर फ्लैशबैक, फिर 2 सिलेबस, फिर फ्लैशबैक। तो ऐसे 6 पार्ट्स में डिवाइड हुए और 3 फ्लैशबैक हुए। और उसके बाद अकॉर्डिंगली पहले 14 डेज का इंटरवल आया, फिर 7 डेज का इंटरवल आया, फिर 3 डेज का इंटरवल, एंड एग्जामिनेशन करीब आया तो हर दिन टेस्ट होने लगे। आज भी वो होता है, और इसका इफेक्ट बहुत अच्छे तब भी थे और आज भी हैं। और मैं समझता हूँ कि बच्चों के सेल्फ स्टडी को प्रमोट करने के लिए ये सबसे शानदार तरीका है। एग्जैक्टली अभी जैसे मतलब एक बहुत बड़ी कमी रहती है कि लोग टेस्ट नहीं देते और उनका मार्क्स भी जो है वो कम रह जाता है नीट में या जेई में। हाँ बिल्कुल, ऐसा है ना कि टेस्ट जब बच्चे नाम सुनते हैं तो डर लगता है उन्हें। पहले ये लगता है कि अरे यार मैंने तो पढ़ा नहीं है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं। तो उन्हें क्या है ना कि पहले टेस्ट के नाम से ही डर लगता है। फाइनली तो उन्हें टेस्ट ही देना है, नीट प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नीट तो देना है, और नीट अकेले नहीं देना है, इतने बच्चों के बीच में देना है। उस टेम्परामेंट को भी आपको सीखना होगा, उस माहौल में देना है। तो बच्चों के अंदर डर बड़ा स्वाभाविक है, आज भी है बच्चों में डर। वही डर को हटाने का एक ट्रेंड है। हमारा मानना है कि इतनी बार टेस्ट ले लो आप, इतने बच्चे से टेस्ट कराओ कि बच्चों के अंदर से डर निकल जाए। और आपको पता है, आप तो गए हैं, गोल विलेज भी गए हैं, और उसकी खासियत आप देखें। चूंकि वो रेजिडेंशियल यूनिट है, कुछ खास बच्चों के लिए वो सिलेक्टेड बच्चे जो उस लेवल के मेहनती हैं, या फिर जिन्हें मोबाइल से दूर रहना कोई प्रॉब्लम आज के समय में प्रॉब्लम नहीं है। वैसे तो आज के बच्चे क्या करते हैं, मोबाइल हटा लीजिए, देखिए तड़प आ जाएगी उनके अंदर, तो रह नहीं सकते हैं। तो मुगल विलेज में मोबाइल नहीं है, बाहर जाना नहीं है, 1 घंटे के लिए मोबाइल मिलता है, छुट्टियां ज़्यादा नहीं है। कुछ 1 साल के लिए ऐसी तपस्या कराते हैं,
6-8 महीने की मेहनत बच्चों को वहां तक पहुंचा दे रहा है। अब देखिए रात में 12 बजे 2 बजे किसी समय अनाउंस हो जाता है सरप्राइज टेस्ट। अच्छा, सरप्राइज टेस्ट। सरप्राइज टेस्ट है क्या, रात में सपोज अब 12-1 बजे तक तो आम आदत है बच्चों को पढ़ाई करने की। अब डिनर ले लिया, डिनर तो अर्ली डिनर हमारे यहाँ होता है, 8:30 बजे तक डिनर हो जाता है। 9 बजे आधे घंटे का स्लॉट है, 45 मिनट का हर बच्चे के पास स्लॉट है जो अपने ग्रुप डिस्कशन करते हैं। अब ग्रुप डिस्कशन के बाद बच्चे फिर सेल्फ स्टडी करते हैं कुछ, और उसके बाद सोने चले जाते हैं अपने कमरे में। चूंकि पढ़ाई करने के लिए अलग व्यवस्था है, लाइब्रेरी डिस्कशन करने के लिए अलग व्यवस्था है, और उसके बाद सोने के लिए कमरे में चले जाइए। तो रात में बच्चा गया 12-1 बजे सोने के लिए, और आधे घंटे 45 मिनट के बाद बेल बजता है या अनाउंसमेंट होता है कि आपको टेस्ट में आना है। तो है बहुत टफ, लेकिन उसमें ये भी कंडीशन लगाया हुआ है कि अगर 15 मिनट के अंदर आप एग्जामिनेशन सेंटर पे नहीं आते हो तो आपको टेस्ट अपीयर नहीं होने दिया जाएगा, और मैंडेटरी नहीं है उसमें, नहीं है। आप अगर इस लेवल पे अपने आप को फिट रखना चाहते हो, इस लेवल पे अपने आप को तैयार करना चाहते हो, और हमारे सिस्टम के साथ आप चलना चाहते हो तो आप आओ, और सोने की इच्छा है तो सो लो, और फिर तो उसका इफेक्ट दूसरे पे भी पड़ता है, दूसरे टेस्ट में भी आ जाएगा। तो बच्चे काफ़ी उत्साह के साथ जुड़ते हैं, रात में 2 बजे 3 बजे तक 4 बजे तक टेस्ट दे रहे हैं। अब सोने गए, जब सुबह में स्वाभाविक है कि सोएंगे तो 5 घंटे तो सोएंगे, 5 घंटा सोने के बाद जब वो ब्रेकफास्ट करने जाएंगे तब तक उनके रिजल्ट सामने आ गया। अब रात में टेस्ट दिया है, सुबह 5 बजे, सुबह में 6 बजे हम लोग का रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है, 2 घंटे में रिजल्ट हम लोग प्रिपेयर करते हैं। पूरी टीम रात जगी रहती है, और ये जब एग्जामिनेशन करीब आता है तब ज़्यादा होता है ऐसा। तो न सिर्फ बच्चे हमारे साथ मेहनत करते हैं, हमारी पूरी टीम मेहनत कर रही होती, टीचर मेहनत कर रहे होते, पूरी रात टीचर जगे रहते हैं उस समय। चूंकि 2 बजे तक तो सबको जग ही जाना होता है। एक पेपर में इतने सारे एडिटा आ रहा है, प्रॉब्लम्स आए हैं, अब टीचर रात में जगे हुए हैं, और वो सारे क्वेश्चंस को करेक्ट करने के बाद उसके आंसर्स पब्लिश किए, फिर OMR से उसका आंसर शीट चेक किया गया, सुबह रिजल्ट आ गया। तो आप समझे ऐसे एग्जाम देने के बाद तुरंत उसके जैसे ही रिजल्ट्स आता है, बच्चों के अंदर उत्साह और बढ़ जाता है अपने रिजल्ट्स देखने के लिए कि मैंने जो रात में काम किया उसका रिजल्ट कैसा है। तो मुझे लगता है कि टेस्ट लेना तो आसान है, बट टेस्ट लेने के बाद उसके रिजल्ट कितने फास्ट देते हैं, उसका सोल्यूशन कितना जल्दी बच्चों तक पहुंचाते हैं, उसका डिस्कशन कितना स्मार्टली आप कराते हैं, और ये सारी चीज़ें सुविधाएं बच्चों को मिलता है तो उसके परफॉर्मेंस अच्छे होते हैं। और हमने ये देखा कि लास्ट 25-6 ईयर में जो हमने बच्चों के बीच में प्रॉब्लम्स को देखे हैं, उसी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन हमने धीरे धीरे कर बच्चों के सामने रखा है। और आज अगर मुझे लगता है कि इतना पसंद है गोल इंस्टीट्यूट, बच्चों के बीच में पॉपुलर है। आपको मैं बताऊं 16,000 से ज़्यादा बच्चे आज डॉक्टर बने हैं बिहार झारखंड जैसे छोटे जगह से, जहाँ से इतना पलायन है, इतने संख्या में बच्चे बाहर चले जाते हैं, और जो आपके पास बचते हैं वो ऐसे बच जाते हैं जिनके पास अक्षमता है, वो बाहर नहीं जा सकते, पैसे नहीं है, मोटिवेशन नहीं है, सपोर्ट नहीं है। 80% वैसे ही बच्चे हैं जो गांव से निकल कर आए, जिनके पास पैसे नहीं है, जिनके पास उस तरीके का अवेयरनेस और बहुत सारी चीज़ें नहीं है। अब ऐसे बच्चों से रिजल्ट लेना आज के दौर में ये बहुत बड़ा चैलेंज है। 21 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं, और उनमें से निकल कर आपको आना है 10,000 5,000 रैंक में। तो लेकिन बिहार के बच्चों में इतनी तो है बात कि वो तो मेहनत करते हैं ये सोच के कि यही मेरा जीवन है और इसी में मुझे समर्पित हो जाता। पटना ही आपने क्यों सिलेक्ट किया कि गोल, जैसे आपके पहले जो टेस्ट सेंटर्स आपने बताया बहुत जगह जगह पे चलते थे, देन फिर आपने अपना होम? बिहार से हमारे संस्थान की शुरुआत हुई थी, और एक लंबी कहानी है इसके पीछे भी। बिहार से हमने शुरू किया, और बिहार की इकलौता संस्था तब भी थे, आज भी है, कि बिहार से निकल कर हम बनारस गए, दिल्ली, लखनऊ, इलाहाबाद से लेकर छत्तीसगढ़ तक गए, और बहुत जगह बच्चों का प्यार मिला, पेरेंट्स का सपोर्ट मिला, टीचर्स का बहुत योगदान है जिसमें सब कुछ मिला हम लोगों को। बट एक दौर था 2001-2003 का, शायद आपने सुना होगा, आपके ज़माने में वो कम होता है, दूसरे तरीका बदल गया है। क्वेश्चन पेपर आउट होता था। हाँ, वो तो अभी रिसेंट से 2016 में अभी भी आ जा रहा है, 15 में बात आ रही है, ये क्वेश्चन पेपर आउट होता है। अनफॉर्चुनेटली बिहार से क्वेश्चन पेपर निकलने का एक टैग जुड़ा रह गया कई बार, और सिचुएशन ऐसे बदले कि पैटर्न चेंज हो गया। पहले ऑब्जेक्टिव हुआ करता था, ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन की तैयारी का एक पैटर्न अलग होता है। अब सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन आ गया 2004 में। अच्छा, 3 में 2 एग्जामिनेशन, 3 में जब एक ही एग्जामिनेशन हुआ था, और उसके बाद जब ये पैटर्न चेंज होता है 2003 के बाद, तो 4 में 2 एग्जामिनेशन आ गए, एक प्रीलिम्स आया, एक मेन आ गया। प्रीलिम्स ऑब्जेक्टिव था, उसमें जो क्वालिफाई करेंगे बच्चे उनके लिए मेन का एग्जाम था, और मेन के एग्जामिनेशन में वो स्ट्रिक्ट सेंटर्स दिए जाते थे जहाँ पे। अब मेन के एग्जामिनेशन के लिए कोचिंग की ज़रूरत है, जहाँ पे टीचर्स की ज़रूरत, पूरी व्यवस्था है, सब कुछ करना होता। तो वो सारी चीज़ें हम लोग इतने सेंटर पे क्वालिटी कंट्रोलिंग, जिसकी QC की बात करते हैं,
जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हमारा तो मानना है कि जहाँ क्वालिटी अच्छी नहीं होगी हम संस्था नहीं चलाएंगे, क्योंकि हमारे साथ जो बच्चे आते हैं ना, बहुत मेहनत की कमाई होती है उनके पेरेंट्स के। हम बिहार के रहने वाले हैं या बिहार से शुरुआत करने वाले संस्थान हैं, तो हमें रिस्पॉन्सिबल बनना होता है। बिहार झारखंड में बहुत लोगों के पास पैसे ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है, और ऐसे बच्चे हमारे पास आते हैं। तो कोई भी बच्चा मेरे पास आएगा, स्टूडेंट आता है, तो उसके मेहनत की कमाई होती है, उनके पेरेंट्स की बहुत मेहनत से पैसा कमाया जाता है। दूसरी चीज़ें वो जो देते हैं वो अपना विश्वास देते हैं आपको। इतनी सारी संस्थान है, सबको छोड़कर आपके पास आते हैं। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अपनी लाइफ का सबसे प्रीशियस टाइम आपको दे रहे हैं। तीनों का मूल्यांकन होना चाहिए। तो हम लोगों ने इन तीनों का मूल्यांकन किया और तब से लेकर आज तक ये एक बात तो डिसाइड कर लिया, जिस संस्थान में, जिस सेंटर्स पे, गोल के जिस सेंटर पे क्वालिटी गिर जाएगी वो सेंटर में कंटिन्यू नहीं करूँगा, या तो मैं गिरने नहीं दूंगा, और गिर गई तो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। यही हुआ कुछ। जब पैटर्न चेंज हुआ, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव्स आए, तो मेरा तब बहुत ज़्यादा टाइम जाता था दिल्ली वाले ब्रांच में। मैं दिल्ली में रहता था ज़्यादा टाइम यहाँ पे बच्चों से, चूँकि यहाँ पे क्वालिटी बच्चे मिलते थे। लेकिन जब मुझे निर्णय लेना पड़ा फाइनली कि अब कहाँ आप जाएंगे, चूँकि यहाँ जब था तो पटना गिर रहा था, पटना जाता तो दिल्ली में प्रॉब्लम आने लगा और दूसरे सेंटर्स पे आने लगा। तो जहाँ जहाँ क्वालिटी का प्रॉब्लम आया सब जगह से शटर डाउन किया मैंने, और जहाँ जहाँ पे हमारे सेंटर्स अच्छे थे बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ में, वहाँ हमने कंटिन्यू किया। और आज भी वही सेंटर्स को मैं ओके करता हूँ या फिर कंटिन्यू करता हूँ जहाँ हमारी क्वालिटी अच्छी है, जहाँ पे हम पे क्वेश्चन नहीं उठ सकता है, बच्चे डिससेटिस्फाइड नहीं हैं। हम पढ़ाते हैं, रिवीजन कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं, ये सारे सिस्टम्स बच्चे को यदि प्रॉपर मिलता है तो ठीक है, इतना तो वो सेंटर में चलाऊंगा। अदरवाइज सिर्फ मनी अर्निंग नहीं, हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए है, हमने लिया है। और ऐसे राज्य, ऐसे लोग, ऐसे बच्चों का जो बहुत बड़ा सपना देखा है, तो उनके साथ जाती नहीं होनी चाहिए। तो ये सोच थी, इसलिए हमने बाकी सारे सेंटर्स को ड्रॉप लिया और हमने बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, जहाँ पे मैं कर रहा हूँ अभी, आने वाले टाइम में इसका एक्सटेंशन होना था। अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली कोविड आया। मैं तो इसको फॉर्चुनेट भी मानता हूँ, कुछ लोगों के लिए तो निश्चित रूप से है। बिजनेस करने वालों का अलग अलग आपदा में अवसर तलाशने की बात होती है। अब देखें ना, ऑनलाइन कितना डेवलप किया। ये अलग बात है कि कितना सस्टेन करेगा आने वाले टाइम में, ये समय बताएगा। बच्चे को भी पता है, सबको पता है। लेकिन हाँ, ये तो है कि ऑनलाइन के रूप में एक नए ऑप्शंस आ गए बच्चों के पास। अब इसे आप डिनाई नहीं कर सकते हैं। अब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों कॉम्बो आपको देना है, और बच्चों को वो सारी सुविधाएं और वो व्यवस्था, वो सारी चीज़ें आपको देना होगा, तब जाकर आप समग्रता के साथ डेवलप कर सकते हैं और जहां कॉन्फिडेंस आपका काम कर सकता है। इसीलिए हमने बिहार में, मुझे लगा कि अपने जहां राज्य से मैंने शुरू किया था उस राज्य को पहले देना है, जहां से मान सम्मान, प्रतिष्ठा, पहचान सब मिला। तो इस वजह से हमने बिहार को सिलेक्ट किया और मैं खुश हूँ कि मैंने, ठीक है अर्निंग एक अलग बात होती है, बट मैंने जो अर्न किया है, रिस्पेक्ट अर्न किया है। बिहार झारखंड में आप पूछे तो हर लोग रिस्पेक्ट के साथ नाम लेता है। यही सबसे बड़ी उपलब्धि है, यही कमाई है हमारी, यही रेमुनरेशन है हमारा। सर एक और क्वेश्चन था कि जैसे बिहार की जो इमेज है वैसे ही है कि मतलब अगर आप कुछ प्राइवेट बिजनेस करना चाहते हैं या इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इतना सेफ नहीं माना जाता। तो क्या चैलेंजेस आए आपको, क्या आपको भी ऐसा कुछ लगा, या फिर आपका क्या व्यू है इसमें? हाँ, स्वयं तो मेरा डे वन से चैलेंज है। चैलेंज के बीच में ही जीता हूँ, और चैलेंज में तो अब आदत सी बन गई है चैलेंज लेने का। ऑब्वियसली ये बात आपने कहा कि हाँ ये है, अनफॉर्चुनेटली ये है। इतनी पोटेंशियल है बिहार के अंदर, यहाँ के युवाओं में इतनी पोटेंशियल है। देश दुनिया में नाम कमाते हैं, ना सिर्फ अपने देश में, अब्रॉड की बात करें, कहीं दुनिया में चले जाएं, हर जगह पे जाकर आप देखें तो बिहार के बच्चे परचम लहराए हैं। वो पेंटागन से लेकर नहीं, उससे आगे निकले आप पेंटागन से लेकर आप आ जाइए नासा में, तो बिहार के बच्चे हैं वहाँ, बिहार के लोग हैं, यहाँ का टैलेंट है वहाँ पे। और बाकी तो आप IAS IPS की बात करें तो बिहार तो उसके लिए जाना ही जाता रहा है पहले से। तो हमने बताया कि डेमोग्राफिक पोजीशनिंग ऐसी है बिहार की, और कुछ सिचुएशंस ऐसे हैं जिसमें काम करना पड़ता है, पढ़ाई के अलावा दूसरा विकल्प हम लोग के पास नहीं है। ये सब तो बिहार के बच्चों के साथ जैसे बहुत अच्छा सब कुछ तो है। हाँ, चैलेंजेस तब भी थे। चैलेंज आप 90 के दशक का एक अलग चैलेंज था, जो आप जैसे बिहार का एक परसेप्शन है पूरे भारतवर्ष में कि क्राइम बहुत ज़्यादा है। हाँ, क्राइम वाला ही। आप जम्मू कश्मीर का क्राइम रेट है वहाँ का, अब वहाँ के लोगों को भी लगता है बिहार में ज़्यादा क्राइम है। ये बात शायद उतनी सही नहीं है, लेकिन हाँ ये मीडिया प्रोजेक्टेड तो जरूर था, और कुछ हद तक सही भी होगा। जहाँ तक है हम लोगों ने फेस किया उन चीज़ों को, जब हम लोगों ने बिल्कुल किया है तब भी, और आज भी फेस करते हैं। तो उससे आप बच नहीं सकते। अगर बिहार में आपको करना है तो हर लेवल पे आपको मजबूत होना होगा, और मजबूती
तब और ज़्यादा बेहतर तरीके से आप उभरते हैं उस मजबूती के साथ, जब स्टूडेंट का प्यार, सपोर्ट, सहयोग मिलता है, पेरेंट्स का साथ मिलता है, और साथ में सोसाइटी भी आपको जब अच्छा काम करते हैं तो सहयोग मिलना शुरू हो जाता है। तो आई थिंक सबका सपोर्ट मिलता है और तभी आप कुछ अच्छा करते हैं। तो प्रॉब्लम्स तो तब भी थे, प्रॉब्लम्स आज भी है। हाँ, प्रॉब्लम का तरीका थोड़ा बदल जाता है, बट तो प्रॉब्लम है। और वैसे तो पूरे देश में हर जगह पे है। हाँ, अलग अलग चैलेंजेस हैं। हम बिहार के चैलेंजेस को मैं कहूँगा तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक निश्चित रूप से शायद ये वजह है कि लोग वहाँ पे नहीं पहुँच पा रहे हैं। सरकार भी चाहती है कि वहाँ पहुँचे, लोग भी चाहते हैं कि अच्छी संस्था, अच्छे लोग, इंडस्ट्री सब कुछ आए, लेकिन कहीं ना कहीं से तो भारी मन से इस बात को स्वीकारते हैं हर लोग कि वो माहौल बन नहीं पा रहा है। सरकार सिर्फ दोषी नहीं है, इसमें बहुत सारे सोसाइटी के लोग भी दोषी हैं कि वो डेवलप करने के लिए जो एक सोच है ना, वो सोच फ्लोट नहीं कर पा रहा है हमारे बिहार में। जिस दिन वो सोच डेवलप कर गया तो पोटेंशियल तो इतनी है कि पूछिए मत, फिर तो कई राज्य को पीछे छोड़ देंगे हम लोग। एग्जैक्टली तो सर जैसे अभी अगर कोई स्टूडेंट है वो आपको देख रहा है और वो गोल के स्टोरी से मोटिवेटेड है कि इतना अच्छा एक टेस्ट सेंटर से इतना बड़ा इंस्टीट्यूट बन गया, फिर जैसे आपने भी बोला कि आपने एकदम ज़ीरो बैकग्राउंड से शुरू किया, मतलब आपका कोई ऐसा बहुत अच्छा बिजनेस बैकग्राउंड नहीं था, तो आपको क्या लगता है मतलब कि आप उनको क्या एडवाइस दोगे कि किस तरीके से, या फिर जैसे माइंडसेट का एक इशू होता है, काफ़ी लोग सिर्फ जॉब ओरिएंटेड होते हैं, उनको लगता है, और बिहार में खास करके मेरे को लगता है ये चीज़ ज़्यादा है कि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वगैरह कम है थोड़ा, तो क्या आपको क्या लगता है, आप क्या एडवाइस दोगे? तो स्वयं दुनिया बहुत तेजी से बदल चुकी है। अब आप कहीं एक जगह पे सीमित नहीं रह सकते हैं, और सीमित बात सोच भी नहीं सकती। आज की युवा बहुत स्मार्ट है, बहुत टैलेंटेड भी है। हम लोग तो कहीं दूर दूर तक लगता है इनके इनके आसपास भी नहीं पहुंच पा रहे, जितना युवाओं में टैलेंट है। तराशना होता है, संभालना होता है, सही जगह पे गाइड करने वाला होना चाहिए। ये चीज़ें थोड़ी कमी है। जिस दिन ये मिल जाएगा बच्चों में, तो बिहार का जो स्टूडेंट है बहुत अच्छा कर सकता है, एंटरप्रेन्योर्स भी बन सकते हैं। और बिहार में चूंकि अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स बनने का बहुत अच्छा नहीं है, वहाँ पे इज टू डू बिजनेस जो होता है वो फ्लेवर्स नहीं आ रहे हैं लोगों में, वो सोसाइटी का जो सपोर्ट है, वो सारे एंगल्स हैं, वो नहीं मिल पा रहा है। यूथ के लिए जो एक प्रॉपर डेवलपिंग माइंडसेट के साथ जो माहौल बनना चाहिए, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं बन पा रहा है। कोशिशें जारी है। बिहार से निकलकर जो भी व्यक्ति बाहर में एक स्थान प्राप्त किया, जो इमेज डेवलप किया है, हर व्यक्ति के अंदर एक कसक है कि यार बिहार में जाके कुछ अच्छा करो। वो करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, बट मैंने कहा ना कि बहुत सारे कारण हैं, सिर्फ सरकार को दोषी नहीं ठहराएंगे। हमारे बिहार में बहुत सारे लोगों को आगे निकलना पड़ेगा, ओपन माइंडसेट से लोगों का स्वागत करना होगा और चीज़ों को संभालना होगा। शायद ये वजह है कि बिहार का टैलेंट का ट्रेनिंग हमेशा ब्रेन ट्रेन होता रहा है। पढ़ने के लिए भी बाहर जाते हैं कि अच्छी पढ़ाई उनको मिले। अब सोचिए, ये सोच के साथ आप गोल विलेज को डेवलप कर रहे हैं जिसमें इतना ह्यूज इन्वेस्टमेंट है, सरकार का सहयोग वगैरह लिए हुए आप चीज़ों को चाहेंगे कि बहुत बड़ा कर ले तो नहीं हो सकता है। हाँ, ये अलग बात है कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली सरकार का साथ मिलता रहा है अगर आप अच्छा करना चाहते हैं तो। कोई भी सरकार एंटी स्टेट तो हो नहीं सकती है, हमारी सरकार भी एंटी स्टेट नहीं है। लेकिन जो लोग बाहर में है, जितना आसानी से मेट्रो में मिलता है उनको व्यवस्था, ये व्यवस्था वहाँ भी ढूंढना चाहते हैं, वो नहीं मिल पाता है। लाइफस्टाइल की बात करते हैं कि भाई ठीक है हम अर्न कर लेंगे, उसके बाद बिहार में कहाँ घूमने जाइएगा। तो जो डेवलपमेंट होनी चाहिए थी बिहार की, वो अनफॉर्चुनेटली उस लेवल पे डेवलप नहीं किया गया है या नहीं हो पाया है। सरकार चाहती है, कोशिशें जारी है, बट वो चीज़ें नहीं होने की वजह से। तो बिहार के बच्चे हों या कहीं के भी हों, मेरी बातें अगर आप तक सुन जा रही है तो मैं तो बस इतना ही कहूँगा, जो भी करना चाहते हैं, अपॉर्चुनिटी बहुत बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है अभी, और आप किसी भी स्टेट में जाकर कर सकते हैं। अभी तो पूरी दुनिया हमारी है, आपकी रीच तो दुनिया के हर कोने तक पहुंच चुकी है। तो आप किसी एक स्टेट पे फोकस होकर नहीं, आप जहां कर सकते हैं आप करें। अपॉर्चुनिटी बिहार में ज़्यादा है, तो मैं तो कहूँगा कि बिहार में आप लोग आए और आकर हमारे स्टेट को आप थोड़ा बड़ा बनाएं, क्योंकि आज का जो डेवलप्ड माइंडसेट है वो बिहार में आए। आकर बच्चों के साथ, यहाँ के नए यूथ के साथ, नई सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे तो हमारे बिहार के लोगों के साथ एक बड़ा जस्टिस होगा। झारखंड थोड़ा सा बेहतर हुआ है, लेकिन कुछ ही महीने में बेहतर हुआ, बहुत ज़्यादा डेवलप झारखंड भी नहीं हुआ। तो ऑलमोस्ट बिहार झारखंड का जो माइंडसेट है वो एक ही जगह पे है आकर फंसा हुआ। तो आपको दो चीज़ें मैं बताऊंगा, कभी भी किसी भी फील्ड में यदि आप सफल होना चाहते हैं तो हमारा जो मूल मंत्र है वो यही है कि जो भी काम आप करते हैं पूरी जिम्मेवारी के साथ, जवाबदेही के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आप करें। और दूसरी बात यह है कि आप बहुत ऑनेस्ट रहे उस काम के साथ। ईमानदारी और जवाबदेही, ये दो शब्द हमेशा याद रखें, और जो काम करें पूरी तन्मयता के साथ,
पूरा डेडिकेशन, डिवोशन, डिटर्मिनेशन आपका होना चाहिए। और फिर देखिए कि कितना जल्दी आपका बेहतर होने लगता है। एक और बातें आती है कि कुछ शुरुआत करते हैं, आज के जो यूथ हैं उनमें पेशेंस की कमी होती है, तो बहुत जल्दी बहुत बड़ा बनना चाहते हैं। यहाँ पे थोड़ा सावधान होना होगा। एक बड़ी छोटी सी श्लोक संस्कृत की है, समय आए तरवर फले केतक सींचो नीर। जितनी भी पानी उसमें डाल दो, पौधे से पेड़ बनने में समय लगेगा और उसमें फल आने में वक्त लगता है। तो अगर आप सही तरीके से उसको सींच कर सही टाइम पे आप सब कुछ उसे देते हो तो वो तो फलदार वृक्ष बनेगा। आपको अगर फलदार बनना है तो थोड़े धैर्य के साथ, थोड़े पेशेंस के साथ आपको काम करना होगा। तुरंत नहीं चाहिए आपको हर चीज जो आप सिर्फ आपको बड़ा बना दे। आप ये सोचिए कि उस बड़ा बनने में इतने अनुभव चाहिए, इतना ज़्यादा उस पर काम किया होना चाहिए। अचानक जब बड़ा बन जाएंगे ना तो गिरने का भी डर होगा। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मैं बच्चों को बस इतना ही, या जो भी हमारी बातें सुन रहे होंगे, मेरा अपना अनुभव था जो मैंने आपके साथ साझा किया। हो सकता है कि आप हमारी बातों से पूरे तरीके से इत्तेफाक न भी रखें, लेकिन हाँ, हमने अगर गोल को 0 से यहाँ बढ़ाया है। आपको मैं बताऊं कि 8 बाई 8 के कमरे से गोल की शुरुआत हुई थी। आपने बताया। और जब हमने शुरू किया था 1 वर्ष तक हमारे घर वाले को पता भी नहीं था। अच्छा। 1 वर्ष के बाद घर वाले को पता चला था तो पिटाई लगते लगते बची थी, इतने डांट पड़ा था मुझे, क्योंकि वो अच्छा नहीं माना जाता था उस जमाने में, कोचिंग वगैरह, ट्यूशन पढ़ाना, ये सब। और शायद आज भी सरकार के नज़र में हम लोग खटकते हैं। सरकार शायद हमें आज भी पसंद नहीं करती है कि कोचिंग वाले की क्या ज़रूरत है। ये अलग बात है कि आप अगर अच्छी क्वालिटी दे दे, आपके स्कूल की या कॉलेज की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, तो पैसे लगाकर कौन कोचिंग आएगा बताइए आप। डेफिनेटली, अगर उसकी नीड है तभी वो इतने इतना पॉपुलर पैसा है। टैक्स में दिया जाता है, टैक्स तो जा ही रहा है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जा रहा है। तो आप स्कूल की स्थिति सुधार दें, वहाँ पे टीचर्स अच्छे रखें, तो फिर कोचिंग की जरूरत ही नहीं। कोचिंग तो अपने आप बंद हो जाएगा। तो अपनी क्वालिटी बढ़ाकर कोचिंग को पीछे कर सकते हैं। अभी आ रहा है कुछ ना कुछ, इस तरीके की बातें आते रहती है, लेकिन हम इस पे कटाक्ष नहीं कर सकते हैं। बट हाँ, ये जरूर कहेंगे कि सोचने का विषय है, सोचा जाए इस पे। क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज होगा, बच्चे को रोकिएगा, दूसरे स्टेट में जाएगा, दूसरे जगह जाएगा, पलायन होगा। इतना ह्यूज अमाउंट इन्वॉल्व होता है इन सारी चीज़ों में। तो ये सारी चीज़ें हैं कहीं ना कहीं से। ठीक है सर। तो अभी का जो जैसे कोचिंग का जो माहौल है, जिसमें डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स है, कुछ प्लेटफॉर्म्स है जो बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, पर्टिकुलरली ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, जिन्होंने अब ऑफलाइन में भी एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया, ये फंडेड हैं। तो मतलब आपका क्या अप्रोच है? मतलब जैसे अभी बहुत कंपैरिजन्स होते हैं कि ट्रेडिशनल बिजनेस ऐसा था, मॉडर्न बिजनेस अब इस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, तो आपका क्या व्यूज़ है इस पर? निश्चित रूप से, चूंकि मैंने कहा अभी कोविड के बाद समय बदला है और बदलाव को स्वीकारना ये बहुत ज़रूरी होता है। तो मैंने बदलाव को स्वीकारा है। ऑनलाइन में हम लोगों ने भी अच्छा काम करना शुरू कर दिया और कोविड के टाइम में भी 12,000 से ज़्यादा बच्चों को सर्विसेज हमने दिया था। तो मैं क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर सकता हूँ, ये अच्छी चीज़ें हैं। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूर ध्यान रखना होगा, आप बार बार ये सोचें कि उन बच्चों को आप सर्व कर रहे हो जिसके लिए वो सपना देख कर आया है, और वो करियर बिल्डिंग की बात होती है। तो बहुत तेज़ी से देखिए, कोई भी इंस्टीट्यूट, संस्थान, स्कूल्स, कॉलेज, हमें लगता है कि उसे स्कूल कॉलेज ही रहना चाहिए। विद्या जहाँ अर्जित किया जाता है, विद्या जहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, यहाँ पे एक इथिक्स, एक मोरल की भी बहुत अहमियत है। एक शिक्षक का सम्मान शिक्षक के रूप में होना चाहिए, एक छात्र का सम्मान छात्र के रूप में होना चाहिए। छात्र और शिक्षक का जो एक दूरी है, एक समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, वो मेंटेन रहना चाहिए। शायद मेरी बातों से बहुत लोग इत्तेफाक नहीं रखते होंगे, बट हकीकत ये है कि छात्र और शिक्षक की दूरियां ऐसी घटकर इस लेवल पे चली गई कि एक शिक्षक का सम्मान और छात्र का सम्मान प्रभावित हो गया। यहाँ पर एक बात जरूर समझना होगा कि हम ऑनलाइन पढ़ाएं, ऑफलाइन पढ़ाएं, बट वो जो परंपरागत, जो भारतीय संस्कृति हमारी रही है, जिसके लिए हम विश्व गुरु कभी थे, जो नालंदा विश्वविद्यालय पूरे विश्व में एक स्थान प्राप्त किया, जो गुरुकुल की परंपराएं हमारे यहाँ रही है, उसको आप कहीं से अगर डिस्टर्ब करते हैं तो वो खतरनाक हो सकता है सोसाइटी के लिए भी। क्योंकि कैसे बच्चे तैयार कर रहे हैं आप, जो एक दहलीज को क्रॉस कर रहा है आपके रिलेशन के साथ, आप उनके साथ दहलीज क्रॉस कर रहे हैं। इशारे में मैं बात कर रहा हूँ, लोग समझ रहे होंगे चीज़ों को। यहाँ पर समझदार बनना पड़ेगा। ऑनलाइन पढ़ाइए, ऑफलाइन पढ़ाइए, लेकिन शिक्षा को शिक्षा रहने दीजिए। बच्चे को, हाँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको समझना होगा। शिक्षक बच्चों के साथ ऐसे घुल मिलकर पढ़ाएं जैसे उनके अपने बन जाए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन इतने भी अपने नहीं बन जाए जो आपके इथिक्स पे, आपके मोरल पे और आप पे ही क्वेश्चन उठाता हो, आपके संस्कार पे क्वेश्चन उठाता हो। तो इतना जो डेवलप हुआ है, मुझे तो एक बात और मैं बड़ी कड़वाहट के साथ कहता हूँ कि शिक्षण संस्थान चलाने वाले लोग अपने आप को पूंजीपति और पूंजीपतियों के श्रेणी में ना रखें, वो टाटा बिरला बनने की कोशिश ना करें।
उनको शिक्षक ही रहना चाहिए। इतना पैसा जरूर आए जिससे आप डेवलप कर सकें, बच्चों को दे सकें सारी चीजें और अपने लाइफस्टाइल को भी ठीक करें। लेकिन ये नहीं सोचें आप कि शिक्षा जगत से हमें टाटा बिरला बन जाना है। तो आप अनएथिकल प्रैक्टिसेस करेंगे, आप एक ऐसी चीजों की शुरुआत कर देंगे जहां पे आने वाले पीढ़ियां प्रभावित होंगी और आप पे क्वेश्चन मार्क्स हो सकता है उठ जाए। मैं आपको बताऊं कि भारत की संस्कृति कैसे कहां से डैमेज होना शुरू हुआ था। अंग्रेजों के समय से लॉर्ड मैकाले जब आया, उन्होंने भारत आकर अपने पार्लियामेंट में जाकर भाषण उन्होंने दिया था, लंदन में वापस जाकर उन्होंने कहा कि नॉर्थ से साउथ तक, ईस्ट से वेस्ट तक मैंने गहन भारत का भ्रमण किया, सब जगह पर हम लोग गए और भारत में ये सारी चीजें हैं जिसमें संस्कार, शिक्षा और लोगों के आत्मविश्वास, उसकी जो अपने अंदर का कॉन्फिडेंस है, ये बहुत ज़्यादा है। जब तक इन चीज़ों को तोड़ोगे नहीं, कम तरीका उनका जब तक उनके अंदर भाव नहीं आएगा, लोग कॉन्फिडेंस नहीं दिलाओगे, तब तक भारत पे आप बहुत दिन तक राज नहीं कर सकते हो। और फिर देखिए क्या हो गया, हम हिंदी भाषी राज्य देश में हैं, लेकिन हमें हिंदी बोलने में दिक्कत होती है। यह है, अब कितना ऐसा देश को आप जानते हैं जिसे अपने ही मातृभाषा पे क्वेश्चन मार्क है। हमें, अगर मैं हिंदी बात करता हूं तो मुझे थोड़ा अंडरस्टिमेट किया जाएगा। ये अलग बात है कि आपको इंग्लिश जानना चाहिए और सचमुच में जानना चाहिए कि ग्लोबल लैंग्वेज है ये, आप जानिए। लेकिन हिंदी बोलने वाले बच्चों के अंदर अगर कमतरी का भाव आ रहा है तो आपको यहाँ पे सोचना होगा। तो बहुत सारी बातें हैं, तो बहुत सिस्टमेटिकली इंडिया को डिमोरलाइज किया गया। यहाँ की शिक्षण व्यवस्था पूरे विश्व में अपना एक स्थान बनाया हुआ था। जब पूरा, अब जैसे अमेरिका की बात करते हैं, आज बहुत डेवलप्ड है, पूरे विश्व का सबसे पावरफुल कंट्री है। अमेरिका जब जंगल की जिंदगी जी रहा था, हम बिहार से नालंदा विश्वविद्यालय से पूरे विश्व को पढ़ा रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। ये हमारा इतिहास रहा है, हम उन्हें पढ़ा रहे थे। लेकिन अंग्रेजों ने जिस तरीके से चीजें बोया है हमारे अंदर, आज बच्चे हों या जो भी लोग हैं, आज ऐसे तदर्थवाद की दुनिया में भटक चुके हैं कि वापस आने में बहुत बहुत मुश्किल है। लेकिन इम्पॉसिबल तो नहीं है। अब ऐसे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन में, देखा देखी पैसा कमाने के लिए या पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए या फिर सोशल मीडिया पे लाइक बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा एक्टिविटी कर रहे हैं जो शिक्षक और छात्र के संबंधों को कहीं ना कहीं से क्वेश्चन मार्क पे ला रहा है। तो यहाँ समझदार बनना चाहिए, बस यही कहना है मुझे, और इससे ज्यादा नहीं कहना। आप ऐसा न करें कि आने वाली पीढ़ी आप पे क्वेश्चन मार्क उठाए। आपने बदलाव लाया है, इसका हम स्वागत करते हैं, स्वीकारते हैं, और उस बदलाव के साथ दुनिया को दिखाना होता है कि आप भारत के लोगों को और भारत बिहार के लोगों को आप कैसे, बच्चों को किस तरीके से आप बड़ा बना रहे हैं और बेहतर बना रहे हैं। इसका स्वागत होना चाहिए हमेशा, और मैं भी करता हूँ, खुलकर इसका समर्थक हूँ मैं। लेकिन इस बीच में चीज़ें जो डेवलप हो रही है, जो गंदगियाँ आ रही हैं बीच में, जो कम्युनिकेशंस गैप आ रहे हैं और बहुत सारी चीज़ें आ रही है, ये आने वाले समय में जो क्रिएट करेगा, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क बहुत बड़ा है, जहाँ हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा। अभिभावक को भी, शिक्षक को भी, संस्थान संचालक को भी, छात्र को भी, सब लोग मिलकर सोचें कि हमें क्या करना चाहिए। अब इसके बाद शिक्षा का जो व्यापक महत्व है वो भी समझना है। हम सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए नहीं आए यहाँ पे, IAS IPS बनकर के जीवन नहीं चलाना है। आपने जो क्वेश्चन अभी किया, हम एंटरप्रेन्योर्स बन सकते हैं, नई चीजें डेवलप कर सकते हैं। आज AI का जमाना आ गया है, तो आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इंटेलिजेंस की बात करते हैं। वो सारी चीजें आप बच्चों को सिखाएं और बताएं कि दुनिया पे कैसे आप राज कर सकते हो। और इंडिया में तो वो चीजें हैं, बिहार में भी है वो, तो सब जगह है। थोड़ी समझ के साथ, सोच के साथ करना होगा। लेकिन एक बात और है कि जो समझदार लोग हैं ना, जो चीज़ों को समझते हैं, वो बच्चे हों या फिर अभिभावक हों, वो सारी चीज़ें वो दे रहे हैं अपने बच्चों को, और बच्चे अंदर वो सारी चीज़ें ले रहे हैं या सोशल मीडिया से ही ले रहे हैं। और जिन्हें भटकना है वो भटक रहे हैं। उसकी संख्या भले ही बहुत बड़ी है, लेकिन भटकने वाले भटक रहे हैं और अच्छा करने वाले आज भी अच्छा कर रहे हैं। तो ये सब बदलाव है, और बदलाव के साथ अपने आप को बदलना, समझना, इसको स्वीकारना जरूरी होता है। लेकिन अनएथिकल प्रैक्टिसेस नहीं होनी चाहिए, और वो बदलाव को स्वीकारना भी नहीं। बहुत बढ़िया सर। इन दी एंड बस मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा। अभी बहुत से एस्पिरेंट्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, आपके इंस्टीट्यूट में काफ़ी तैयारी कर रहे हैं, तो इसमें से कुछ का सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ का सिलेक्शन नहीं होगा। तो अगर कोई भी एस्पिरेंट हो, उसके फ्यूचर की मतलब अभी डिसाइडेड नहीं है, तो वो अभी कंफ्यूज्ड है, सोच रहा है कि क्या करूंगा, अगर सिलेक्शन हुआ नहीं हुआ तो क्या होगा, तो आप उनके लिए क्या एडवाइस देना चाहोगे? बहुत अच्छा क्वेश्चन है शुएब, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही बर्निंग टॉपिक भी है आज। सिलेक्शन कितने बच्चों का होता है? 21 लाख बच्चे आप टेस्ट देते हो, और 20,000 वाले बच्चे को कहीं कॉलेज मिलता है, 1% है, बाकी 99% कहाँ गया? वो कहाँ जाएगा? इसके बारे में कौन सोचेगा? तैयारी तो सब लोगों ने किया था। या चलिए 10 ही लाख बच्चों की बात करें हम, 10 लाख बच्चे शायद आसानी से स्विच कर लें। 10 लाख सीरियस बच्चे हैं, और 10 लाख में 20,000 बच्चों का हो रहा है, बाकी आपका 98% कहाँ जाएगा? तो कहीं ना कहीं से यहाँ पे हम सब लोगों को सोचना और समझना होगा।
और ये चीज़ें जो चल रही है ना, आप सुन रहे होंगे आज मीडिया में आता रहता है कि उस संस्थान में, उस शहर में इतने बच्चे ने सुसाइड कर लिया, ये कर लिया। पता है क्यों होता है? ये ओवर एक्सपेक्टेशन है, इतना दबाव है, तनाव में ये आ जाते हैं। मेरा मानना है, मैंने एग्जाम्पल देखा अपने यहाँ कि तैयारी कर किया हमारे यहाँ 11th-12th के बाद 2 साल पढ़े, या 2 साल के बाद 1 साल पढ़ लिए, और 2-3 साल की तैयारी में उनका सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन नहीं हुआ, वो बहुत परेशान है, वो तनाव में है। हम लोगों ने कोशिश किया है और ये कोशिश को और बड़ा करने की ज़रूरत है, और हम लोग बड़ा कर भी रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हुए हमारे यहाँ जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ, आगे बढ़े, वो डॉक्टर नहीं बन सके, लेकिन जैसे ही ग्रेजुएशन के बाद सिविल सर्विसेज का तैयारी करते हैं, यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, बीपीएससी क्रैक कर रहे हैं, लॉ प्रोफेशनल बन जा रहे हैं, मैनेजमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग तो कई नए चीज़ उन्होंने शुरू कर दिया, एंटरप्रेन्योर्स बन जा रहे हैं। तो देखिए, हर इंसान एक चीज़ के लिए नहीं बना है। इंसान अपने अपने क्षमता के साथ अलग अलग चीज़ों के लिए बना है। ये अलग बात है कि समसामयिक परिस्थितियों से वो आहत है, परेशान है, उसको लगता है कि ब्रेड बटर की पहले व्यवस्था करनी है, डॉक्टर ज़्यादा पैसा कमा लेंगे, डॉक्टर बनेंगे तो हम बहुत अच्छा कुछ कर लेंगे, ऐसी सोच उन बच्चों में आ जाती है कई बार। तो ये बच्चे कभी कभी प्रेशर में आ जाते हैं, और जो प्रेशर में आते हैं कमज़ोर मन के होते हैं, कमज़ोर दिमाग के होते हैं, या फिर कहीं ना कहीं से प्रेशर इनके ऊपर बिल्ड किया जाता है, तब ऐसे डिसीजन उठाते हैं। तो मेरा तो मानना यही है, जो भी बच्चे सुन रहे होंगे हमारी बातें, आप पता नहीं किस चीज़ के लिए बने हैं, आपको भी पता नहीं है। आप सिर्फ ये करें कि जब तक काम आप कर रहे हैं तब तक पूरी ईमानदारी, वफादारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। बस इतना ही कर सकते हैं। इसका रिजल्टेंट आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में आपका काम है। सिर्फ काम करो, और काम के बाद बाकी रिजल्टेंट छोड़ दो। सारा काम आप उठाओगे तो ईश्वर बैठा हुआ क्या करेगा? वो आपके साथ जस्टिस करता है। आप कभी भी ये नहीं सोचो कि आप अकेला हो। ईश्वर आपको वहां से सिलेक्ट करेगा, जहां तक पहुंचाना वहां तक पहुंचा देगा। इसलिए आत्मविश्वास के साथ, पूरी जिम्मेवारी के साथ, पूरी जवाबदेही लेकर आप ईमानदारी से मेहनत करो। मेहनत के बाद यदि सिलेक्शन नहीं भी होता है तो रास्ते एक नहीं कई रास्ते आपके खुल जाएंगे। लेकिन आप अगर ये सोचकर मेहनत नहीं करते हैं कि नहीं मेरे किस्मत में मेडिकल नहीं है, डॉक्टर नहीं बनना है, कुछ और बनना है, अगर ये सोच के करोगे तो ना डॉक्टर बन पाओगे, ना आईएएस बन पाओगे, ना कुछ बन पाओगे, और घर पे ऐसे ही वापस आपको लौटना पड़ेगा, और बहुत कष्ट होता है बाद में। बहुत सारे बच्चे अभी सोशल मीडिया में ऐसे इंडल्ज हैं, ऐसे उसमें घुसे पड़े हुए हैं, और एक ऐसे ही सोच उनके अंदर एक सपना देख लिया है, सीडो ड्रीम है उससे कह सकते हैं आप। वो सोच के बैठा हुआ कि ऐसे ही करने से मेरा सब कुछ हो जाएगा। नहीं ऐसे होगा, मेहनत तो करना ही पड़ेगा, मेहनत तो बगैर किए हुए कुछ होना नहीं है। लेकिन हाँ, मेहनत करने के बाद यदि कुछ नहीं कर सके आप, अगर मान लिया जाए मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, नीट की तैयारी कर रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो यहाँ नहीं होगा, कहीं और होगा, कुछ अच्छा होगा। अब मैं अपनी एग्जाम्पल तो बताता हूँ बच्चों को इंस्पायर करने के लिए कि देखो मेरे से 2 मार्क्स छूट गए, इसका मतलब यह नहीं कि मैं खराब स्टूडेंट था, मैंने पढ़ाई किया था तभी मैं इधर सक्सीड हूँ, इतना सफलता हुई। अगर मुझे हर चीज़ों की बारीकी से पहचान है, और शिक्षक के बताए हुए नोट्स को मैं आज भी देखता हूँ, क्वेश्चन के गहराई को आज भी समझता हूँ, तो वजह क्या था? तब भी मैंने पढ़ाई किया था, आज भी मैं जब समय मिलता हूँ तो पढ़ लेता हूँ। तो आपकी पढ़ाई, आपका नॉलेज कभी व्यर्थ नहीं जाने वाला है। ये सोचकर कभी नहीं पढ़िएगा कि नहीं सिलेक्शन होगा तो आईएएस बन जाएंगे, या फिर हम तो नई बिजनेस शुरू कर लेंगे, एंटरप्रेन्योर्स बन जाएंगे। कुछ भी करेंगे, आपको पढ़ाई करना जरूरी होगा, समझना जरूरी होगा, और आपको मेहनत करना जरूरी होगा। मेहनत करेंगे तभी कुछ भी कर सकते हैं। बैठे बैठे ड्रीम देखने से, सपना देख लेने से सपने पूरे नहीं होते। तो सपने के लिए आप तैयार हो जाइए, कमर कसिए, और यथार्थवाद की दुनिया में जिंदा रहिए, जीवित रहिए, उसमें आप जीने की कोशिश कीजिए। ऐसे सपने की दुनिया में रहेंगे तो फिर पता चलेगा सपने कभी नहीं पूरे होंगे आपके। मतलब बेसिकली 100% अपना दो, कुछ भी करो बट अपना 100% उस पॉइंट ऑफ टाइम पे देना पड़ेगा। बिल्कुल देना होगा। स्वयं आप बताइए, आप 720 में 720 का स्कोर किया, पहली बार इतिहास बनाया आपने, कितना मेहनत किया होगा आपने? और वो मेहनत आपका दिखता है। आप जब बच्चों के बीच बात करते हैं और बच्चे जब आपको सुनते हैं तो उसके बाद कितने दिन तक मोटिवेट होकर वो काम करते हैं। तो निश्चित रूप से काम तो करना पड़ेगा, और आपसे बेहतर कौन बताएगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है। और जब आपने मेहनत किया तो यहाँ भी आपके पास सही है, और ये टैलेंट ही तो है आपके अंदर कि आज एम्स की पढ़ाई ऐसे साधारण नहीं है। दिल्ली एम्स की पढ़ाई आप कर रहे हो, और साथ साथ एक नया आपका इनिशिएटिव है, जो आपने कहा ना अभी कि रोजगार देने वाली व्यवस्था होनी चाहिए, जॉब सीकर नहीं बनना चाहिए, जॉब गिवर बनना चाहिए। आज की यूथ में इतने टैलेंट्स तो है। आज मान लिया जाए कि एक नई इनिशिएटिव आपने शुरू किया, बच्चों के लिए ही किया, सोसाइटी के लिए किया आपने, लेकिन इससे पता है हजारों लाखों में बच्चे प्रभावित होंगे, और आप जैसे लोगों से प्रभावित होकर वो कुछ अच्छा करना चाहेंगे। तो आप पता नहीं कितने बच्चों के लिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली रोल मॉडल तैयार कर रहे हो अपने आप को।
और आपको देखकर बच्चे इंस्पायर्ड होंगे। तो मैं तो अप्रिशिएट करता हूँ पूरी टीम को कि आपने इतना सुंदर इनिशिएटिव लिया और बच्चों को जिस तरीके से गाइड कर रहे हैं, आप मेहनत कर रहे हैं, अपनी पढ़ाई के साथ साथ ये भी कर रहे हैं। आप एक बहुत अच्छा लेसन दे रहे हैं इन बच्चों को जो सुन रहे होंगे आपको आज, कि जो टैलेंटेड लोग होता है वो हर फील्ड में परफॉर्मर होता है। तो हर फील्ड में परफॉर्म करने की बात सोचिए, इसलिए मेहनत और पढ़ाई और बाकी सारी चीज़ें, और पढ़ाई की है तब यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तब सक्सेसफुल है। मैं देखता हूँ कभी कभी यूट्यूब पे चैनल्स पे कि इतने सारे आपके फॉलोअर्स हैं, ये कैसे हुआ? आप मेहनत नहीं करते, दिल्ली एम्स नहीं आते, 720 में 720 नंबर नहीं लाते, तो कितने फॉलोअर्स होते हैं आपके? तो ये सब मायने रखता है। इन बातों को सीखना चाहिए, समझना चाहिए बच्चों को, और उसको एक नए तरीके से सोचकर एक अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करना चाहिए। सो दैट वाज इट फॉर टुडे। आज मैं पहले थैंक्स करना चाहूँगा विपिन सर को कि आज उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बताई, और होपफुली आप इस पॉडकास्ट से काफ़ी कुछ सीख रहे होंगे। आपको एक मोटिवेटिंग जर्नी आप समझ पाए होंगे कि किस तरीके से आप चीज़ों को स्टार्ट कर सकते हैं, आपको क्या क्या चीज़ें करनी होती है, किस पे फोकस करना है, कहाँ पे अपना 100% देना है। सो होपफुली ऐसे ही हम स्टोरीज़ आपके पास लाते रहेंगे। विपिन सर, थैंक यू कि आपने इतना ज़्यादा टाइम दिया हमें। वेलकम, बहुत स्वागत है आपका भी, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, और मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही मोटिवेटिंग और एंटरटेनिंग जर्नीज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।